हेलो 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 दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो मेरे पीछे जो स्लाइड लगी है उसको पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट ये सेशन सर? तो ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम क्लास 10th 2021-2022 बैच के लिए सीबीएसई के टर्म 1 के मैथमेटिक्स के रैशनलाइज सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जिंदगी में कुछ यूं हुआ है। क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग कहोगे सर कि दिवाली तो है नहीं अभी, फिर ये पटाखे क्यों चल रहे हैं, धमाका क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है सर क्योंकि हमारी जिंदगी में भी धमाका हुआ है और यह धमाका सीबीएसई ने किया है। सीबीएसई ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, पता नहीं क्या क्या बदल के रख दिया है। एग्जाम का पैटर्न बदल दिया, एग्जाम का फॉर्मेट बदल दिया, हमारा ये प्यारा बैच कितनी बार बोर्ड एग्जाम देगा इसको बदल दिया, हल्का फुल्का सिलेबस भी बदल दिया। तो इतना कुछ बदलाव किया गया है कि इस बदलाव से बच्चे बहुत ज्यादा हैरान, परेशान, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं सर। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं हूं ना, प्रिंस सर के रहते हुए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये क्या बदलाव है, बदलाव को कैसे टैकल करना है, कौन सा बदलाव आपके लिए अच्छा है, कौन सा बदलाव उतना अच्छा नहीं है, हर कुछ यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैथमेटिक्स को लेकर तो आपको पर्सनली बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद भी एक मैथ्स का टीचर हूं। तो यहां पे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कहानी को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत इसको डिकोड कर लेंगे। तो डिकोड करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रिंस सर यहां पे क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेरे स्टूडेंट बन के देखिए, मुझसे मैथ्स पढ़ के देखिए। मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स आपको बनती नहीं है, मैथ्स आपको आती नहीं है, मैथ्स आपको दुनिया का सबसे खराब सब्जेक्ट लगता है, दिमाग पे बोझ लगता है, ये हर मेंटालिटी को मैं दूर कर दूंगा, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। बस एक बार मेरे लेक्चर्स तो देखिए सर। क्लियर है? तो यहां पे इसको डिकोड करके बताने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में कि प्रिंस सर क्या बोलना चाहते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जिस तरीके से हमारे स्कूल में होता है सर कि एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके बाद साल के अंत में एग्जाम होता है, या फिर कॉलेजेस में भी होता है कि पूरे साल को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। बस ऐसा ही किया है हमारे 2021-2022 बैच के लिए बोर्ड्स ने भी, सीबीएसई ने भी सर। यानी कि हमारा इस बैच के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा सर वो एक बार नहीं 2 बार होगा। और एक को टर्म 1 बोला गया है, दूसरे को टर्म 2 बोला गया है। अब ये टर्म 1 टर्म 2 की कहानी क्या है समझते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अपने सामने एक बार एनसीईआरटी की बुक या फिर कोई दूसरे रेफरेंस बुक खोल लीजिए सर। तो मैथमेटिक्स में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग पाओगे कुल मिला के 7 यूनिट है। और अगर चैप्टर की बात की जाए सर तो इन टोटल 15 चैप्टर है। तो यहां पे सर आपका डिवीजन ऑलमोस्ट 50% किया गया है। यानी कि 15 में से 8 चैप्टर आपको टर्म 1 में पूछे जाएंगे और बचे हुए 7 चैप्टर आपको टर्म 2 में पूछे जाएंगे। अब यहां पे हम लोग सोचेंगे सर कि चलो ठीक है चैप्टर का डिवीजन हुआ है, तो कोई भी नॉर्मली क्या सोचेगा कि ऊपर के जो 8 चैप्टर होंगे वो टर्म 1 में आने चाहिए, नीचे के जो 7 चैप्टर होंगे वो टर्म 2 में आने चाहिए। लेकिन ऐसा सीबीएसई ने नहीं किया है। यहीं पे सीबीएसई आपके साथ खेल गया है सर। यानी कुल मिला के सीबीएसई ने ये पूरी कोशिश की है, कोशिश क्या की है, कर ही दिया है सर कि आपके जो पूरे 7 यूनिट हैं उन 7 यूनिट से कंबाइंड 8 चैप्टर आपसे टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं। यानी कुछ चैप्टर ऊपर के हैं, कुछ चैप्टर बीच के हैं, कुछ चैप्टर नीचे के हैं। टर्म 1 में कुल मिला के 8 मैथमेटिक्स में क्लास 10th में चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे सर। अब यहां पे दोनों टर्म की कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पे तो सबसे मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी सर कि आपका जो पूरा यहां पे क्लास 10th की कहानी है उसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। और इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि ऑलमोस्ट 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा और बचा हुआ 50% सिलेबस आपके टर्म 2 में आएगा। बस उसी बात को यहां पे बोला जा रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है सर, समझने की कोशिश करिएगा। तो बोला जा रहा है सर कि हमारा ये जो बैच है ना, इसके लिए मैथमेटिक्स के सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है। टर्म 1 के लिए भी रैशनलाइज किया गया है,
टर्म 2 के लिए भी रैशनलाइज किया गया है। अब रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन, कम कर दिया गया है सर। यानी पहले जो सिलेबस था उसके कंपैरिजन में हमारे मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, रैशनलाइज कर दिया गया है। कैसे कम कर दिया गया है सर? क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक अब नहीं है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा टर्म 1 और टर्म 2 के हाइलाइट्स को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए सर कि आपका जो टर्म 1 होगा वो इसी साल नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा। तो टर्म 1 इसी साल नवंबर दिसंबर में होगा। और किस तरीके से होगा सर? एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा? तो जो नॉर्मल अप्रोच हम जानते हैं ना एग्जाम का, वैसा अप्रोच नहीं है सर। हमारा जो टर्म 1 का पेपर होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जैसा कि कंपटीशन में होता है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शन वाले सवाल रहेंगे, फटाफट सवाल सॉल्व करना है, सही ऑप्शन को मार्क कर लेना है। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आपका ये जो टर्म 1 नवंबर दिसंबर में प्लान्ड है सर, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उन सवालों के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। यानी कि आपका ये जो टर्म 1 का एग्जाम होगा सर, ये 1.5 घंटे का होगा। और इस 1.5 घंटे में 40 नंबर की मैथ्स आपसे पूछी जाएगी। ये अगेन कैसे डिवाइडेड है, थोड़ा सा आगे जाएंगे स्लाइड में, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो टर्म 1 कैसा होने वाला है सर? एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, कंपटीशन टाइप का पेपर होगा, जहां पे एमसीक्यू के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट देगा बोर्ड। क्लियर हो गया सर? अब देखो यहां पे नीचे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। तो सर सीबीएसई की हर बार ये आदत होती है कि अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए वो हर साल सैंपल पेपर निकालते हैं। तो अभी तक कोई भी सैंपल पेपर नहीं आया है, लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि चूंकि टर्म 1 का पेपर नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो मान सकते हो कि सितंबर 15 के आसपास तक टर्म 1 के लिए एक एमसीक्यू फॉर्मेट का सैंपल पेपर सीबीएसई आप लोगों के लिए जरूर रिलीज करेगा। निश्चिंत रहिए, और जब रिलीज करेगा हम उस सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन अभी सितंबर आने में टाइम है सर, अभी दूरी है। तो क्या अब तक पढ़ाई नहीं करें? बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एमसीक्यू के लेक्चर्स भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत जल्दी ही रिलीज कर दूंगा। आप लोग जरूर मेरे से जुड़े यहां मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। मैं आप लोग का मैथ्स का मेंटर हूं। एक बार मैथ्स पढ़ के देखिए, मुझसे बहुत मजा आएगा सर। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्लान्ड है। आप लोग का बिल्कुल साथ देख के मैग्नेट ब्रेन्स आगे चलने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने टर्म 1 के बारे में बात की। तो जो भी सिलेबस का डिटेल डिस्कशन है कि टर्म 1 में क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से यूनिट इन्वॉल्व है, ये थोड़ा सा आगे जाके हम क्लियर करेंगे। अब टर्म 2 को थोड़ा सा समझते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सर, हमारा जो टर्म 2 होगा वो अगले साल होगा। कब होगा सर? तो मार्च अप्रैल के समय में अगले साल आपका टर्म 2 होगा। अगेन आपको यह बात यहां पे अब दिमाग में रखनी है सर कि टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप का फॉर्मेट था, जबकि टर्म 2 में आपका प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वाला फॉर्मेट रहेगा। यानी जो नॉर्मल तरीका हम एग्जाम देने का जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलता है, सवाल होता है, आंसर कॉपी मिलती है, आंसर कॉपी पे सवाल नंबर लिखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व किया है उसी पे एग्जामिनर मुझे नंबर देता है। तो ये जो प्रॉपर एग्जाम देने का हम तरीका जानते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट कहते हैं सर, तो टर्म 2 में आपका वही डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम 3 घंटे का नहीं होगा सर। कितने देर का होगा? 2 घंटे का होगा। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, जो इन टोटल मैथ्स में हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं सर, उन 15 चैप्टर में से 8 चैप्टर आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में टर्म 1 में पूछे जाएंगे, और जो बचे हुए 7 चैप्टर हैं सर, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपसे टर्म 2 में पूछे जाएंगे। और आपका टर्म 2 का पेपर 2 घंटे का होगा, जबकि टर्म 1 का पेपर 1.5 घंटे का 90 मिनट का होगा सर। और अगर आपको यह बात भी दिमाग में रखनी है कि दोनों ही जगह आपका सिलेबस रैशनलाइज किया गया है। आपके सिलेबस को पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम किया गया है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हट गए हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे सर इस डिस्कशन में, तब हम बात करेंगे।
तो इतनी कहानी सभी को यहां पे समझ में आई क्या कि टर्म 1 टर्म 2 की क्या कहानी है, कब कौन सा एग्जाम होगा, ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहां पे आगे बढ़ जाते हैं, बोर्ड भी कभी कभी अटक जाता है, क्या कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब ये चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो समझिएगा बात को। तो आप लोग अब यही सोचोगे, यानी कि सर टर्म 1 एग्जाम देंगे, टर्म 2 देंगे, दोनों का रिजल्ट आएगा और यही दोनों के रिजल्ट कंबाइन होंगे और एक फाइनल रिजल्ट हमारे बोर्ड एग्जाम का निकाला जाएगा। अब आप लोग यही सोचोगे सर टर्म 1 में एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, टर्म 2 का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, दोनों ही रिजल्ट मेरे कंबाइन होंगे और एक फाइनल बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए सर कि ये जो टर्म 1 और टर्म 2 के रिजल्ट कंबाइन होंगे, ये किस तरीके से कंबाइन होंगे। क्या दोनों टर्म को बिल्कुल बराबर वेटेज दिया जाएगा 50-50% का, या फिर किसी का वेटेज ज्यादा होगा, किसी टर्म का वेटेज कम होगा। कहानी क्या है, इसको सीबीएसई ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोगों को भी पता है सर कि बड़े टफ टाइम चल रहे हैं, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी आ सकती है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से इसी बात को सीबीएसई ने प्लान करते हुए एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बताया, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि टर्म 1 टर्म 2 में वेटेज बराबर रहेंगे या वेटेज ऊपर नीचे होगा। तो बड़े ध्यान से कहानी को समझिएगा। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि टर्म 1 में आपका स्कूल ओपन रहता है सर, लेकिन टर्म 2 में क्लोज रहता है। अब ये ओपन क्लोज का क्या मतलब ये है सर कि मान लो टर्म 1 के लिए सिचुएशन ऐसी रहती है कि जो आपका नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट का आप एग्जाम सेंटर पे जाके दो, अपने स्कूल में जाके दो। यानी इस तरीके से अगर एग्जाम होता है तो इसी को मैं कह रहा हूं कि मेरा स्कूल खुला है, हम स्कूल में जाके एग्जाम दे रहे हैं सर। तो अगर ऐसी सिचुएशन टर्म 1 के लिए है, लेकिन टर्म 2 में सिचुएशन मान लो ऐसी रहती है कि कुछ सही नहीं है और आप स्कूल जाके अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर टर्म 2 का नहीं दे सकते हो, अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है तो इसके लिए वेटेज पे देखो आपके बोर्ड ने क्या बोला है। तो सीबीएसई ने इसके लिए बोला है कि आपके उस सिचुएशन में टर्म 1 को ही फुल वेटेज दिया जाएगा। यानी कि टर्म 1 में आप जो भी मार्क्स लाओगे उसी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लो, असाइनमेंट समझ लो, इंटरनल असेसमेंट समझ लो, ये सारे को कंबाइन करके आपका फाइनल साल के एंड में रिजल्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि मान लो टर्म 1 तो आप लोग स्कूल में जाके एग्जाम दे देते हो एमसीक्यू वाला, लेकिन टर्म 2 में ऐसी सिचुएशन नहीं रहती कि स्कूल जाके एग्जाम दे पाओ। उस सिचुएशन के लिए सीबीएसई ने बोला है कि आपका जो मेन फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो मेनली टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क हो गया। ये कहानी समझ में आई। अब मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है सर, ध्यान से सुनिएगा, कि टर्म 1 के लिए आपके स्कूल क्लोज रहते हैं लेकिन टर्म 2 में ओपन रहते हैं। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है सर कि नवंबर दिसंबर में आप लोग स्कूल में जाके अपना एमसीक्यू वाला एग्जाम नहीं दे सकते हो। यानी कि मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपका ये जो टर्म 1 का एग्जाम है सर, ये आपको घर से ही देना पड़े। अब घर से ऑनलाइन कैसे प्लान करेगा सीबीएसई, ये अभी सीबीएसई ने नहीं बताया है कि कोई पोर्टल रहेगा, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, उसको डालोगे, इंटरनेट स्पीड अच्छी रखोगे, एक पेपर खुलेगा, उसको 90 मिनट में सॉल्व करना है। तो अगर स्कूल में जाके आपका एमसीक्यू का एग्जाम नहीं हो पाता और आपको घर से एग्जाम टर्म 1 का देना पड़ता है सर, तो उस सिचुएशन में और आपका टर्म 2 के लिए क्या बोला जा रहा है कि टर्म 2 में मान लो चीजें सही रहती है, आप प्रॉपरली अपना 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर स्कूल में जाके, किस समय में सर, तो ये आपका मार्च अप्रैल में होने वाला है, उस समय में सब सही रहता है, आप स्कूल में जाके एग्जाम दे पाते हो। यानी कहानी कुछ ऐसी है, यहां पे स्कूल में जाके एग्जाम नहीं दे पा रहे हो टर्म 1 में, लेकिन टर्म 2 में दे पा रहे हो। तो इस सिचुएशन में सीबीएसई ने बोला है सर कि जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उस फाइनल रिजल्ट में टर्म 2 को ज्यादा फोकस दिया जाएगा। यानी कि आपके टर्म 2 में जो भी मार्क्स आएंगे उसको ज्यादा वेटेज देते हुए आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। समझिएगा, जो मुझे पर्सनली फील होता है तो कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि मान लो घर से आपका टर्म 1 का एग्जाम होता है किसी तरीके से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन टर्म 2 आपने प्रॉपरली स्कूल में जाके डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया है,
तो टर्म 2 में आपने जो स्कोर किया है ना, उसी का ज्यादा वेटेज आपको मेन रिजल्ट में दिखेगा। यानी इस सिचुएशन में बिल्कुल 50-50 नहीं होगा, अब मान के चल सकते हो 60-40 का रेशियो बैठेगा। यानी कि सर 60% वेटेज आपको यहां मिलेगा, 40% वेटेज आपको थोड़ा सा यहां पे मिलेगा। अगेन एक तीसरी सिचुएशन सीबीएसई ने बताई है कि मान लो दोनों टाइम आपका स्कूल ओपन रहता है, यानी टर्म 1 का एग्जाम, टर्म 2 का एग्जाम, दोनों एग्जाम मान लो आप स्कूल में जाके प्रॉपरली दे पा रहे हो, उस सिचुएशन में सीबीएसई ने बोला है दोनों टर्म के मार्क्स को बिल्कुल बराबर वेटेज दिया जाएगा सर। यानी कि बिल्कुल 50-50% का वेटेज इस सिचुएशन में रहेगा। और फाइनल सिचुएशन मान लो यहां पे सीबीएसई ने बताई है कि मान लो दोनों सिचुएशन में क्लोज रहता है, दोनों सिचुएशन में आपका बंद रहता है स्कूल। यानी कि आप टर्म 1 का भी एग्जाम स्कूल में जाके नहीं दे पा रहे हो, वो भी घर से किसी तरीके से प्लान हो रहा है, और टर्म 2 का भी एग्जाम आप लोग स्कूल सेंटर पे जाके नहीं दे पा रहे हो। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर घर से कैसे सीबीएसई लेगा, ये यहां पे सीबीएसई ने अभी फिलहाल क्लियर नहीं किया है, लेकिन सिचुएशन बता दी है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस सिचुएशन में भी दोनों टर्म का इक्वल वेटेज रहेगा। यानी कि समझिएगा, ये एमसीक्यू का एग्जाम इस सिचुएशन में क्या होगा, आप घर से दोगे सर, घर से आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा, स्कूल तो आप जा नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन मान लो सुधरी नहीं। अब टर्म 2 में भी मान लो नहीं सुधरती है किसी तरीके से, मान लो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर घर से ही प्लान होता है, कैसे प्लान होगा सीबीएसई ने नहीं बताया है, लेकिन मान लो प्लान होता है, तो दोनों में आपके नंबर आएंगे। अब इस सिचुएशन में दोनों का बराबर वेटेज होगा, यानी 50% इसका भी 50% इसका भी, दोनों का बराबर वेटेज होगा। इसके साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क को भी मद्देनजर रखते हुए आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहां पे हर सिचुएशन में कैसे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, यह सीबीएसई ने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा सर कि आगे की कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, प्रॉपरली यहां पे मैंने सीबीएसई का कटआउट लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि मैंने जो बोला बस वही बात यहां पे लिखी हुई है। मे बी आप लोगों को ये क्लियर कटआउट नहीं दिख रहा होगा, निश्चिंत रहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं सीबीएसई की लिंक यूज कर रहा हूं वो मैं डलवा दूंगा, उस लिंक को खोलोगे आप पढ़ोगे, सेम इंफॉर्मेशन यहां पे भी लिखी हुई है सर। तो आप लोग का थोड़ा सा मैंने टाइम बता दिया, मैंने खुद से यहां पे मेहनत की, यहां पे अच्छे से समझा कहानी क्या है कैसी है, और आपके लिए शॉर्ट तरीके से कहानी को समझा दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो यहां पे आगे की कहानी क्या है, तो आगे की कहानी कुछ यूं है सर, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहां पे। तो आप प्रॉपरली मैथ्स के मद्देनजर बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा बात को। तो टर्म 1 का जो हमारा पेपर होगा सर, वो टोटल पेपर कितना होगा सर, तो ये टोटल पेपर 50 मार्क्स का होगा। इसको दिमाग में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है, टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का आपका यही एमसीक्यू जो मैं बोल रहा हूं ये होगा सर, 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। और आपका जो 10 मार्क्स है सर, ये 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो 40 + 10 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 का टोटल एग्जाम होने वाला है। पहले अपने 40 मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है सर हमारे इस एमसीक्यू वाले टर्म 1 के पेपर की, ध्यान से समझिएगा। तो 90 मिनट का पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे का 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर होगा सर, जहां पे सारे सवाल एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। और ये जो पेपर होगा सर, ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब ध्यान से समझिएगा बात को, सीबीएसई ने आपको यह नहीं बताया कि ये जो 40 मार्क्स का 1.5 घंटे का पेपर होगा उसमें कितने एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अभी सीबीएसई ने इसको क्लियर नहीं किया है, क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया है कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा, तो समझिएगा ध्यान से। तो मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन यह है सर कि आपको इन टोटल टर्म 1 में आपके एमसीक्यू के पेपर में या तो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, या तो 45 एमसीक्यू का पेपर होगा या तो 40 एमसीक्यू का पेपर होगा। और उसमें भी ज्यादा चांसेस इस बात के हैं सर कि 40 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू का पेपर रहे। अब समझिएगा, 40 क्वेश्चन आपके टर्म 1 के पेपर में आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का, तो हो गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका पेपर है।
तो मुझे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लग रही है वो इसी के लिए लग रही है। तो बड़े ध्यान से अब सारे क्रक्स को समझिएगा। आपका 1.5 घंटे का पेपर है जिसमें प्रिंस सर को लगता है कि जो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट का पेपर होगा उस पेपर में आपको 1.5 घंटे में 40 एमसीक्यू को सॉल्व करना है। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, कुल मिला के 40 मार्क्स बन गए सर। अब अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अपने एग्जाम में कितना टाइम मिल रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अगर इस पे कैलकुलेशन करोगे ना तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट और 15 सेकंड रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप तो इन 15 सेकंड को भी मत गिनो। मैं तो कहूंगा कि कई बार हमें बबल भी भरना होता है सर जिसमें टाइम जाता है। इसी वजह से आप तो यही गिनो कि आपके पास एक सवाल को सॉल्व करने के लिए राउंड अबाउट 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। आप 2 मिनट मान के चलो, यानी हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट होंगे। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, क्या, ध्यान से सुनना। मान लो कोई ऐसा सवाल है जो कि डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता, 5 नंबर में पूछा जाता। अब कॉमन सेंस की बात है, 5 नंबर का सवाल है सर, तो सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 मिनट तो जाएंगे। जबकि यहां पे हम देख पा रहे हैं सर इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो इससे होता यह है सर कि अब आपको ना सवालों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक के अप्रोच, शॉर्टकट के अप्रोचेस पे सोचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए इन्हीं अप्रोचेस से रिलेटेड, इन्हीं अप्रोचेस से भरा हुआ ट्रिक वाला बहुत सारा वीडियो ला रहा हूं एमसीक्यू का, जहां पे उसी सवाल को मैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधे आधे मिनट में सॉल्व करके बताऊंगा सर। तो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर एमसीक्यू के आने वाले हैं, उनको बहुत ध्यान से समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई बड़ा सवाल आ जाता है तो आपको उस सवाल को भी शॉर्टकट अप्रोच से सोचना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लेक्चर टर्म 1 के लिए आप लोगों के लिए प्लान्ड है। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। अब देखो, हमारा जो मेन डिस्कशन इस लेक्चर में होगा ना, ये टर्म 1 पे फोकस करके ही होगा, क्योंकि टर्म 1 बिल्कुल आने वाला है सर, बहुत नजदीक है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। अभी फिलहाल टर्म 2 दूर है सर, तो अभी फिलहाल टर्म 2 पे बात नहीं करेंगे। जो भी बात होगी ना, ये टर्म 1 से रिलेटेड होने वाली है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, कितने सवाल होंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। उस हिसाब से एक सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो समझिएगा, अगर आप कुछ सवालों को विद इन अ मिनट या आधे मिनट में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में सॉल्व कर देते हो, तो जो टाइम आप बचा रहे हो ना, ये डिफिकल्ट सवालों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑन एवरेज बता दिया कि ऑन एवरेज आपको हर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम रहेगा सर। कहानी सभी को क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे एमसीक्यू के फॉर्मेट के बारे में बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ये जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। तो इस 10 नंबर के इंटरनल असेसमेंट में सर, ये जो 3 नंबर है ना, ये प्योरली आपके हाथ में है। क्या है ये 3 नंबर? तो ये 3 नंबर पीरियोडिक टेस्ट के हैं, जो कि स्कूल टाइम टू टाइम नवंबर दिसंबर से पहले करवा देगा। यानी हर सब्जेक्ट में इस तरीके से पीरियोडिक टेस्ट होंगे। और जैसा कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है सर, कि कम से कम हर स्कूल को हर सब्जेक्ट में 3 पीरियोडिक टेस्ट, उसको तुम यूनिट टेस्ट कह लो, वीकली टेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में प्रॉपरली कहा है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 करवाने हैं। और मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो सीबीएसई के अनुसार बेस्ट ऑफ 3, यानी 3 पीरियोडिक टेस्ट में से उस सब्जेक्ट में जिस टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसी मार्क्स को क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा सर, कि उसके हिसाब से आपको 3 नंबर में नंबर मिलेंगे। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट के 3 नंबर है ना, ये प्योरली आपके हाथ में है। इसको दिमाग में रखिएगा सर, क्योंकि आप अपने पीरियोडिक टेस्ट में जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे, उस हिसाब से आपको 3 नंबर में मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है 20 नंबर का, समझिएगा बात को। 20 नंबर में मान लो आपको 19 नंबर आते हैं। एक दूसरा बच्चा है, उसका बेस्ट रिजल्ट, मैं बेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं, बेस्ट ऑफ 3 की बात कर रहा हूं, कि बेस्ट ऑफ 3 में मान लो आपका 20 में 19 नंबर है। एक दूसरा स्टूडेंट है, मान लो उसका बेस्ट ऑफ 3 में 20 में 10 नंबर है। ये उसका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट है। तो देखो कैसे नंबर मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट में। इस वाले बच्चे को 3 में 3 दे दिया जाएगा, इस वाले बच्चे को 3 में 1.5 दे दिया जाएगा।
3 में 1.5 दे दिया जाएगा, 3 में 1 दे दिया जाएगा सर, इस तरीके से मिलेगा। तो समझिएगा, आप जो भी पीरियोडिक टेस्ट में मार्क्स लाओगे, जो भी बेस्ट मार्क्स आपका होगा उसको उठा लिया जाएगा और उस हिसाब से मार्क्स को स्केल करके 3 नंबर में फिट करते हुए आपको 3 नंबर में मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म 1 में होने वाला है, उस 10 नंबर में से 3 नंबर किस पे डिपेंडेंट है सर? आपके पीरियोडिक टेस्ट पे। और सीबीएसई ने जैसे यहां पे बताया सर सर्कुलर में 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके होने ही चाहिए, तो जो बेस्ट ऑफ 3 रहेगा उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है सर कि ये जो बची हुई चीजें हैं ना, ये ऐसी है ना कि ये जो बचे हुए 3, 2, 5, 2, 7 नंबर है ना बचे हुए, ये प्योरली आपके स्कूल के हाथ में है। लेकिन सीबीएसई ने यह बोल दिया है सर कि ये जो बचे हुए 7 मार्क्स हैं, इसमें भेदभाव ना हो, तो इसके लिए भी सीबीएसई प्रॉपरली गाइडलाइन भेजेगा, स्कूल को सर्कुलर भेजेगा। क्योंकि आप लोग तो यही सोचोगे कि अगर ये 7 नंबर स्कूल के हाथ में है सर, तो मान लीजिए मैं स्कूल में बहुत बदमाश बच्चा रहा हूं, मैं पढ़ने में अच्छा हूं सर, लेकिन स्कूल में बहुत बदमाशी करता हूं, मेरे यहां नंबर काट लेगा स्कूल, ऐसा आप सोच सकते हो। और सीबीएसई ऐसा होने नहीं दे सकता। सीबीएसई कभी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकता है। तो कभी भी जो भी मार्क्स स्कूल के हाथ में होते हैं उसको कैसे प्रॉपरली देना है, ये सर्कुलर में बकायदा सीबीएसई स्कूल वालों को बताएगा, जिससे आपके साथ भेदभाव ना हो। अब ये 7 नंबर की कहानी कैसी है, थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। तो मल्टीपल असेसमेंट में क्या आ गया? मल्टीपल असेसमेंट में जैसे देखा जाएगा कि जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आप सवाल पूछते हो कि नहीं, इंटरैक्टिव स्टूडेंट हो कि नहीं, सोचने वाले स्टूडेंट हो कि नहीं, मतलब किस टाइप के स्टूडेंट हो, ये पूरे अलग अलग तरीके से असेस करके बताया जाएगा। अगेन इस मल्टीपल असेसमेंट में आप अपना क्लास वर्क बनाते हो कि नहीं, होमवर्क बनाते हो कि नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाते हो कि नहीं, जो ऑनलाइन लेक्चर स्कूल आपके ले रहा है उसमें आपकी प्रॉपर अटेंडेंस है कि नहीं, आप अटेंड करते हो कि नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं जिस पे आपकी ये 2 नंबर डिपेंड करेंगे। ये पोर्टफोलियो क्या है सर? तो पोर्टफोलियो भी घुमा फिरा के इसी टाइप की चीज है। पोर्टफोलियो में मेनली आपके क्लास वर्क और होमवर्क परफॉर्मेंस पे फोकस किया गया है। यानी जो भी स्कूल आपके ऑनलाइन लेक्चर्स करवा रहा है, उस ऑनलाइन लेक्चर्स को आप अटेंड कर रहे हो कि नहीं अच्छे से, जो होमवर्क आपको मिल रहा है, जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है, वो आप बना के टीचर को दिखा रहे हो कि नहीं ऑनलाइन, ये सारी चीजें यहां पे। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहा है उसको पोर्टफोलियो में पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्या है? स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क। तो जो भी प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, या टीचर मान लो ऑनलाइन जो भी प्रैक्टिकल वर्क समझा रहा है, या आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कैसी परफॉर्मेंस है, जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हो, मान लो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट तुम अच्छा खेलते हो, तुमने रिप्रेजेंट किया है स्कूल को, मतलब कुल मिला के पता है कि तुम बस ऐसा नहीं कि पढ़ाकू हो, बस तुम हर चीज में ऑलराउंडर हो, इस टाइप के स्टूडेंट हो, तो यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो समझिएगा, कुल मिला के ये जो 7 नंबर है ना, ये स्कूल के हाथ में है, लेकिन ये 7 नंबर में स्कूल नंबर देने में आप लोग के साथ कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दिए जाएंगे, उसी बेसिस पे स्कूल आपको इन 7 नंबर में से नंबर देगा। तो इंटरनल असेसमेंट में 10 में 10 किसी को नहीं आएंगे, ये आप दिमाग में रखना। बहुत रेयर चांसेस है, हो सकता है 5-10 स्टूडेंट को दे दे, लेकिन जो मुझे लगता है 10 में 10 इंटरनल असेसमेंट में जल्दी किसी को स्कूल नहीं दे पाएगा। क्लियर हो गया सर? ये कहानी समझ में आई? तो ये हमारा टर्म 1 की कहानी हुई सर, कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा। 40 नंबर जो कि पूरे के पूरे आपके हाथ में है, और इन 10 नंबर में से 3 नंबर जो कि पूरे पूरे आपके हाथ में है। अब ये 7 नंबर में से आपको मान के चलो कि 7 नंबर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 6 तो मिल ही जाएगा। अब बिल्कुल मान के चल सकते हो कि स्कूल ये कोशिश करेगा कि 7 नंबर में से 6 नंबर ऑलमोस्ट हर अच्छे स्टूडेंट को मिल जाए, मतलब 5-6 तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा। जो बहुत उड़ंड है, बहुत ज्यादा बदमाश है, उसको हो सकता है थोड़ा सा कम दे दे, लेकिन मान के चलो 7 में से 5 से 6 नंबर तो हर स्टूडेंट को मिलेगा। ये कहानी समझ में आई? अब देखो आगे की स्लाइड पे क्या, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग जो टर्म 1 में एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम देने वाले हैं, उसकी कहानी और अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली सिचुएशन में यह अज्यूम करता हूं कि मान लो आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है सर, मान लो पहली सिचुएशन में आपका टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। इसके लिए कहानी को समझते ध्यान से सुनिएगा। तो एक स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको एक सवाल दिखेगा,
आप अपने पास एक कॉपी रख लेना या कुछ पेजेस रख लेना जिस पे आप सवाल को फटाफट तरीके से सॉल्व करोगे, एक आंसर निकल के आएगा। वो आंसर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, या हो सकता है ऑप्शंस 1 2 3 4 के फॉर्म में दे दे सर। तो कोई एक आंसर होगा सर, उस आंसर को आप सेलेक्ट कर लोगे। अब देखो कहानी कैसे चलती है सिलेक्शन की ऑनलाइन एग्जाम में, ध्यान से समझना। तो कहानी कुछ ऐसी होती है सर कि इस तरीके से गोल गोल डब्बे रहेंगे आपके ऑप्शंस के लेफ्ट साइड में। अब आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहा है, मान लो मुझे ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, तो जैसे ही मैं सी वाले डब्बे पे क्लिक करूंगा ना, ये डब्बा अपने आप फिल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सवाल पे जाओगे, वहां ऐसे ही कहानी चलेगी, नेक्स्ट सवाल पे जाओगे, कहानी ऐसी चलेगी। ऐसे करके बहुत स्मूथली आपका पेपर होगा। किसमें सर? अगर ऑनलाइन टर्म 1 का एग्जाम होता है तब कहानी दिखाई। अब देखो ऑनलाइन के केस में एक और तरीके से कहानी हो सकती है। कैसे? समझिएगा। तो एक और तरीका इस तरीके से होता है सर ऑनलाइन में कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दे दिए। अब वो जो गोला भरना होता है ना, वो गोला आपको यहां बगल में नहीं देगा, कहीं नीचे दे देगा, कुछ इस तरीके से 4 गोले दे दिए सर। यहां ए बी सी डी बोल दिया। मान लो ऑप्शन 1 2 3 4 होते हैं तो गोले पे 1 2 3 4 लिख देता। ठीक है, अब आपने सॉल्व किया, आपको लग रहा है सर कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? सी के नीचे वाला जो गोला है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये गोला अपने आप फिल हो जाएगा, आपका आंसर सेलेक्ट हो गया सर। इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम चलता है। और टॉप पे कॉर्नर में एक टाइमर चलता रहता है जिसमें आपको दिखता रहेगा कितना टाइम बाकी है पेपर खत्म होने में। क्लियर है? तो ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों ने दिया नहीं होगा तो इसलिए आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, बहुत स्मूथ होता है, बहुत आसानी से चलता है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन एग्जाम मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि एक क्लिक से आपका गोला भर जाता है, आपका बबल भर जाता है। जबकि अगर ऑफलाइन होगा तो वहां पेन से या फिर पेंसिल से बबल भरना पड़ता है सर। यह खासियत होती है कि बबल भरने का टाइम ऑनलाइन में बच जाता है सर। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑनलाइन आपका टर्म 1 का एग्जाम होता है तो किस तरीके से पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा मैंने आपको अंदाजा दे दिया। मैं अगेन कह रहा हूं, सीबीएसई ने अभी चीजें क्लैरिफाई नहीं की है, मैं बस एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूं, आपको पहले से माइंड में एक इमेज क्रिएट करवा रहा हूं, प्रिपेयर करवा रहा हूं कि किस सिचुएशन को कैसे आप लोगों को टैकल करना है। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई? और अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा ना तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल वाले एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप लोग की ट्रेनिंग करवाएंगे कि हाँ देखो ऐसे पेपर देना है, कुछ सैंपल पेपर्स होंगे, कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो आप दोगे, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे करना है। क्लियर है? और बहुत ही सुविधाजनक होता है क्योंकि स्क्रीन के राइट में इस तरीके से एक डब्बा बना रहता है सर। यहां पे जैसे मान लो 40 एमसीक्यू आए हैं तो ऐसे करके 40 एमसीक्यू के लिए गोले बने रहेंगे या स्क्वायर बने रहेंगे जिसमें 1 से 40 लिखा रहेगा। मान लो तुमसे कोई सवाल नहीं बना था, मान लो तुमसे सवाल नंबर 30 नहीं बना था, मान लो एग्जांपल के लिए, तुमने सोचा बाद में ट्राई करूंगा, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेता हूं, तो 30 नंबर का जो गोला रहेगा उस पर सीधे क्लिक करोगे, सीधे 30 नंबर सवाल पे पहुंच जाओगे, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, सीधे अब आपको टाइम बचा है, सवाल सॉल्व करके देख लो। तो बड़ा सुविधाजनक होता है। निश्चिंत रहो, पहले कंफर्म होने दो, सीबीएसई साइट से न्यूज आने दो कि अगर ऑनलाइन होता है तो कैसे होगा सर। क्लियर हो गया? अब ऑनलाइन के बारे में कहानी बता दी, अब थोड़ा सा ऑफलाइन के बारे में भी आपको अवगत करवा देता हूं। जैसा कि हमने शुरुआत में समझा था सर कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे जाके ऑफलाइन तरीके से एग्जाम दोगे। पेपर पेन वाला एग्जाम को ही ऑफलाइन एग्जाम कहते हैं सर। ठीक है, अब देखो वहां पे कहानी कैसी रहेगी। तो एक सील्ड इनवेलप सीबीएसई भेजेगा, उस सील्ड इनवेलप को आपका इन्विजिलेटर खोलेगा, उसमें जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो सारे स्टूडेंट को बांट दिए जाएंगे। अब वो जो बुकलेट होती है क्वेश्चन पेपर की सर, वो एक पतली सी बुक की तरह होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अब उस पतली सी बुकलेट में लाइन से आपको सवाल मिलते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लाइन से सवाल मिलते हैं, सवाल मिलेगा 4 ऑप्शन, सवाल मिलेगा 4 ऑप्शन, सवाल मिलेगा 4 ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन बुकलेट वाली अगर ऑफलाइन टाइप का एग्जाम है तो सवाल सॉल्व करने के लिए जगह तो चाहिए ना, अब जगह कहां मिलेगी? तो वही जो आपका क्वेश्चन बुकलेट रहेगा, या तो वहां पे राइट साइड में कुछ इस तरीके से आपको बुकलेट में ही रफ वर्क के लिए जगह दे दी जाएगी, या हो सकता है इन्विजिलेटर आपको कुछ सफेद पेपर दे दे जहां पे आप रफ वर्क कर लो, या फिर नीचे में रफ वर्क के लिए जगह दे देगा। तो क्या सिचुएशन बनती है वो सीबीएसई आपको बता देगा, निश्चिंत रहो, हम सारे सिनेरियो डिस्कस करके चल रहे हैं।
तो रफ वर्क में मान लो तुमने एक सवाल सॉल्व किया और जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपने टिक लगा दिया। एबीसीडी में मान लो तुमको सी लग रहा है, तुमने सी को टिक लगा दिया। इस तरीके से लगातार 40 सवाल रहेंगे अपने ऑप्शन के साथ, यानी एक सवाल 4 ऑप्शन, दूसरा सवाल 4 ऑप्शन, तीसरा सवाल 4 ऑप्शन, ऐसे करके पूरे 40 सवाल। ठीक है सर। अब लास्ट में इस तरीके से एक ओएमआर शीट आती है और बवंडर यही मचता है। क्यों बवंडर मचता है? तुमने बहुत अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से सही आंसर को टिक लगा दिया। अब ये ओएमआर शीट ही डिसाइड करेगा आपके मार्क्स, यानी कि अगर आपने इस ओएमआर शीट को भरने में कर दी गलती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ओएमआर शीट के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आगे, जब सीबीएसई और भी चीजें बताएगा कि एग्जाम में कहानी कैसे होने वाली है। अभी फिलहाल के लिए कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं ओएमआर शीट की, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सीबीएसई बोल दे कि आपको बबल भरना है पेंसिल से, और एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर सीबीएसई बोल दे आपको बबल भरना है सर पेन से। पहले पेंसिल वाला केस डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा पेंसिल वाले केस में क्या होगा। तो पहले ये ओएमआर शीट का थोड़ा सा पैटर्न समझना, ठीक है। तो क्या दिख रहा है सर, इस तरीके से यहां पे कहानी बनी हुई है, कुल मिला के मान लो यहां 50 क्वेश्चन है। तो यहां पे समझिएगा, जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 के लिए ऊपर एबीसीडी और 4 बबल हैं आपको। मान लो आपने सॉल्व किया, आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, तो क्या करोगे, ए वाला बबल तुमने यहां पे अच्छे से भर दिया। मान लो सवाल 2 को सॉल्व किया था, ऑप्शन नंबर सी आपको सही लग रहा है, आपने सी वाला बबल डाल दिया। मान लो 3 को सॉल्व किया, आपको बी सही लग रहा है, आपने बी को यहां पे बबल भर दिया। 4 का मान लो डी लग रहा था, आपने डी का बबल भर दिया। तो बबल कैसे भरना है समझ में आ गया। सवाल नंबर एबीसीडी, सीधी बात, सवाल नंबर एबीसीडी जो भी सही आया था उस हिसाब से आप बबल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉब्लम कहां जाती है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या होता है ना कि मान लो पेपर पेन वाला ऑफलाइन एग्जाम में आपने पेज पलटा, अच्छा 1 का ए है, 2 का बी है, तुमने ऐसे पढ़ा, इधर बबल भरने की बारी आई, 1 का ए गलती से तुम्हारे दिमाग में 2 का सी हो गया, ठीक। अब तुमने क्या किया, 1 का ए डाला, 2 का सी डाल दिया, जबकि करेक्ट आंसर क्या था, 2 का मान लो करेक्ट आंसर बी था। अब ये गलत भरा रह गया सर। अब आपने पेंसिल से भर दिया है, अब एक बार आप रिवाइज मारोगे, जब आप रिवाइज मारोगे अपने ओएमआर शीट को, आपको अगर यार गलत भर दिया, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल है रब कर लेंगे। अब देखो रब करने पे क्या होता है ना कि पेंसिल भी है ना, तो अगर रब करोगे ना तो वहां का पेपर थोड़ा सा निकल जाता है, तो ओएमआर शीट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पेंसिल से भी भरना है तो ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या सही तरीका होता है। तुमने शुरुआत में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, और याद रखना आपको हमेशा ओएमआर शीट को भरने के लिए 10 मिनट निकालने हैं, यानी आपको 10 मिनट सेव करके चलना है, क्योंकि इन गोलों को भरने में भी टाइम लगता है। तो एक एस्टीमेट मैंने माना है कि 40 सवाल आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपकी पूरी ओएमआर शीट भर जाएगी, अच्छे से सर्कल हो जाएगी। क्लियर होगी सर। अब देखो, तो 10 मिनट पहले आपको बचाना है अपने शेड्यूल में से, ये याद रखना। अब भरना कैसे, मान लो आपने शुरुआत में देख लिया कि 1 का आंसर है ए, आपका 2 का आंसर है सी, 3 का आपका आंसर मान लो डी है, 4 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। तो एक बार में 4 सवाल लेना, कैसे लोगे, ऐसे ए सी डी ए, ऐसे दिमाग में ए सी डी ए, फट से ओएमआर शीट पे आओगे। अब देखो क्या करना, पेंसिल से करेक्ट ऑप्शन पे अभी फिलहाल बस एक डॉट मारना। क्या करोगे, एक डॉट मारोगे, छोटा सा डॉट, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हां उसी डॉट को बाद में फिल करना है। तो ए पे 1 पे एक डॉट मार दिया तुमने अपने ओएमआर शीट पे, 2 का सी पे एक डॉट मार दिया ओएमआर शीट पे, 3 का डी, 3 पे यहां डी पे डॉट मार दिया ओएमआर शीट पे, 4 का ए, तो 4 का ए ऐसे डॉट मार दिया ओएमआर शीट पे। तो ऐसे करके 4-4 सवाल ऐसे मन में रटोगे। अच्छा, उसके बाद मान लो 5, 6, 7, 8 क्या रहता, तो कुछ ऐसा है ए सी डी बी, तो ए सी डी बी दिमाग में है। अब लाइन से बड़े ध्यान से, ए सी डी बी ऐसे करके डॉट मार दिया, ठीक है। अब देखो ये डॉट से फायदा ये होता है ना कि गलती करने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तुमने ऐसे करके पूरा भर दिया। अब एक बार मैच कर लेना कि तुमने सारे डॉट सही डाले कि नहीं। डॉट डालने का फायदा यह है कि अभी अगर गलत होता है तो मिटाओगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा डॉट है। पूरा भरने के बाद मिटाओगे तब थोड़ी सी दिक्कत है सर, पेंसिल के केस में भी, इस चीज को याद रखिएगा। अब जब आप कंफर्म हो गए अपने डॉट्स पे, अब फटाफट उस डॉट को अच्छे से भर दो, उस डॉट को अच्छे से भर दो। अब गोला भरने में भी बहुत सारे स्टूडेंट कंजूसी करते हो हमारे शीट पे, क्या करेंगे, गोला आधा भरेंगे या ऐसे ऐसे करके भर देंगे, पूरा अच्छे से नहीं भरेंगे। तो याद रखिएगा आपकी ये जो ओएमआर शीट है ना, इसको मशीन भी हो सकता है चेक करे,
और अगर मशीन को अच्छे से पता नहीं चलेगा कि आपने गोला भरा है, वो उसको गलत मान के चलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इसी वजह से अपने ओएमआर शीट के गोले बिल्कुल प्रॉपर भरें, एकदम अच्छे से, जैसे पेंटिंग करते हैं ना, अच्छे से भरे। अब अच्छे से भरने का यह भी मतलब नहीं है कि गोला इतना दूर है, भर भर के तुमने यहां पहुंचा दिया, ऐसे भी नहीं भरना है। मतलब जो गोला है उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको भरना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करना है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये सभी को क्लियर हुआ क्या? ऐसे करके पूरे गोले आपको भरने होंगे। इतनी कहानी समझ में आई? तो ओएमआर शीट से रिलेटेड और भी बात करेंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जब सीबीएसई और अच्छे से क्लियर कर देगा कि किस तरीके से काम करना है। और आप निश्चिंत रहिए कि ओएमआर शीट की कहानी सीबीएसई प्रैक्टिस करवाएगा। आपको कुछ सैंपल पेपर देगा जिनको आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सीबीएसई इस चीज का ख्याल रखेगा कि आप पहली बार कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको कैसे मैनेज करना, आप निश्चिंत रहिए। मैंने आपको बस एक आइडिया देता जा रहा हूं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है, क्योंकि यही ओएमआर चीज शीट चेक होगी सर। या तो इस शीट को आपका टीचर चेक करेगा वहां बैठा हुआ, ठीक है सर, और अगर टीचर नहीं चेक करेगा तो फिर एक मशीन चेक करेगी, क्योंकि आपका ओएमआर शीट स्कैन होगा, अपलोड हो जाएगा, और एक ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा कंप्यूटर का जो कि आपका चेक करेगा आंसर की। क्लियर हो गया सर? ये कहानी सभी को समझ में आई? कब? पेंसिल के केस में। अब पेन में समझते हैं। अब पेंसिल तो फिर भी ठीक था, अगर यह बोल दिया जाता है कि पेन से भरना ओएमआर शीट, तो समझना बात को। पेन से बोला जाएगा तो या तो ब्लैक पेन या तो ब्लू पेन अलाउड रहता है, और उस केस में प्रॉब्लम यह होती है कि अगर तुमने गलती से गलत गोला भर दिया, अरे भैया, फिर मिटा लोगे क्या रबर से? और अगर मिटाते हो ओएमआर शीट डैमेज हो जाएगी, फट जाएगी। भैया ये ब्लंडर नहीं करना है। तो अगर गलती से ऐसा हो जाता है कि कोई गलत गोला भर देते हो ना, तो उसको वहीं छोड़ देना, ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। हो गया गलत, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, वहीं छोड़ देना। क्लियर हो गया? तो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे आगे जाके, निश्चिंत रहना। और आपको पेन के केस में भी इसी स्ट्रैटेजी को, डॉट वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। यानी कि आपको प्रॉपरली, जैसे शुरुआत में ABCD लग रहा है, मान लो इस तरीके से ACDB है, तो डॉट 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 ACDB पे मार लिया, ऐसे करके पूरा भर लिया, एक बार मैच कर लिया सही डॉट लगे हैं कि नहीं, उसके बाद गोले को अच्छे से पेन से भर लेंगे। अब पेन से भरना है तो ध्यान रखना, कोई पतली निब वाली पेन मत लाना, एग्जाम में एक थोड़ी सी मोटी निब वाली पेन ले जाना, क्योंकि मोटी निब रहेगी तो एक बार में ज्यादा इंक निकलेगा, यानी कि आपका गोला थोड़ा जल्दी भराएगा। समझिएगा, अगर पतली निब रहेगी गोला भरने में समय ज्यादा जाएगा, मोटी निब रहेगी जल्दी गोला भराएगा। तो ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, निश्चिंत रहना। तो यहां पे ओएमआर की कहानी सभी को क्लियर हुई क्या? पेन के केस में क्या करना है, पेंसिल के केस में क्या करना है, क्लियर हुई होगी। तो मैं आपको एक गाइडलाइन देता जा रहा हूं, जब ऑफिशियली सीबीएसई सब कुछ बता देगा तब और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, और सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। अब यहां पे हमारे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विथ मार्किंग स्कीम। तो यहां पे समझिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा सर, अगर स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सर, तो उस केस में सीबीएसई लिफाफे में, इन्वेलप में करके हर स्कूल को क्वेश्चन पेपर भेजता है। आपके स्कूल को भी भेजा जाएगा और वही क्वेश्चन पेपर आप में इन्वेलप से खोल के बांट दिए जाएंगे सर। क्लियर हो गया? अब मार्किंग स्कीम क्या है सर? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि 40 मार्क्स 40 सवाल के थ्रू आएंगे। अब इस एग्जामिनर ने, आपको सीबीएसई ने बताया नहीं है कि कुल मिला के कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ये अभी तो बताया नहीं गया है सर। तो क्या मार्किंग स्कीम रहेगी हर सवाल के लिए, ये भी सीबीएसई उसी समय बताएगा सर। क्लियर हो गया? ये बात बोली जा रही है। आगे क्या बोला जा रहा है? एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। यानी हर स्कूल में सीबीएसई का भेजा गया एक बंदा, एक सुपरवाइजर, एक सुपरिटेंडेंट रहेगा, जो कि यह देखेगा कि आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में अच्छे से चीजें मैनेज हो रही हैं कि नहीं, क्या अच्छे से टीचर समझा पा रहे हैं बच्चों को कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे आपको यहां पे समझाना है, बच्चों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। वो पर्सनली देखेंगे कि कोई अनफेयर मींस, चीटिंग वीटिंग तो नहीं चल रही है। तो सीबीएसई हर बार अपने स्कूल्स के सेंटर पे भेजता है अपने बंदों को, वही काम यहां पे भी करेगा, भेजेगा सर। आगे बोला जा रहा है, द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर शीट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, which after scanning may be directly uploaded or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by school on the very same day। अब देखो, अगेन यहां पे बात बोली जा रही है जो कि मैंने आपको कहा था, दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी ओएमआर शीट आपका टीचर चेक कर ले।
अगर टीचर चेक करेगा तो उस सिचुएशन में मान लो गलती होती है बबल भरने में, तुम दूसरा भर सकते हो, वो टीचर आपको बता देगा कि मान लो सर गलती से ये बबल भर गया तो क्या मैं दूसरे वाले को भर सकता हूं, ये इंस्ट्रक्शन टीचर आपको बता देगा, निश्चिंत रहना। कब? अगर टीचर चेक करेगा। लेकिन मान लो टीचर चेक नहीं करता है सर, तो उस सिचुएशन में आपकी जो ओएमआर शीट रहेगी ना वो स्कैन होगी, वो स्कैन्ड कॉपी चढ़ जाएगी सीबीएसई के पोर्टल पे। अब एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि आपके आंसर कॉपी को जज करेगा और आपको नंबर देगा। अब अगर उस केस में, यानी जब कंप्यूटर चेक कर रहा है, अगर आप 2 बबल भर दोगे ना, यानी आपने गलती कर दी, उसको भी भर दिया, दूसरे वाले को भी भर दिया, तो उसको गिना नहीं जाता है, याद रखिएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन के लिए 2-2 बबल भर दिए हैं सर। तो इस टाइप का ब्लंडर इसलिए मैं करने से मना कर रहा हूं। यह कहानी समझ में आई? तो अगर टीचर चेक करता है ना सर, तो उस सिचुएशन में टीचर चेक कर लेगा, नंबर दे देगा, और उसी दिन आपके नंबर सीबीएसई के पोर्टल पे चढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे इस केस को मैंने डिस्कस कर दिया। आगे बोला जा रहा है, मार्क्स ऑफ टर्म 1 विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली बात है सर कि हमने देखा है जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर बनेगा। अब बराबर मिलाकर बनेगा कि थोड़ा कम ज्यादा होगा, ये हमने शुरुआत में देख लिया था। बस वही बात बोली जा रही है कि टर्म 1 का कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके फाइनल रिजल्ट में। यहां पे पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पेपर भी, ये वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सर ऊपर ही। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझिएगा कहानी को, आगे क्या बोला जा रहा है यहां पे। तो आगे ये वाला पॉइंट है सर, आगे बोला जा रहा है कि गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स will be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for session 21-22. The board would also provide additional resources like sample assessment, question banks, teacher training, etc. अब ये जो 10 नंबर का हर टर्म में इंटरनल असेसमेंट होने वाला है ना, हमने देखा सर 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है जो कि डिवाइडेड था। उस इंटरनल असेसमेंट को कैसे करना है हर स्कूल को, उसके लिए सर्कुलर सीबीएसई जारी करेगा, और इस तरीके से करेगा कि आप लोगों के साथ भेदभाव किसी भी तरीके से ना हो पाए। अब उस भेदभाव से बचाने के लिए सैंपल असेसमेंट करवाए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। सीबीएसई एक सैंपल वे में असेसमेंट करवाएगा। अगेन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे असेसमेंट करना है। आपके स्कूल के टीचर्स को ये समझाएगा सीबीएसई कुछ वीडियोस के थ्रू या किसी ट्रेनिंग के थ्रू कि कैसे आपको इंटरनल असेसमेंट हर स्टूडेंट का करना है। और यहां पे आपको क्वेश्चन बैंक्स भी दिए जाएंगे मदद के लिए। मैंने आपको बोला था ना, एग्जाम से आप मान के चलो 2 महीने के आसपास, 2 महीने से पहले आपको क्वेश्चन बैंक रिलीज करके दिया जाएगा, जहां पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझते हैं सर। अब आगे से कहानी हमारे लिए और अच्छे तरीके से मैथ के पर्सपेक्टिव से मेन होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। तो सर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अगेन मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई के सर्कुलर का मैंने यहां पे क्या लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं सर्कुलर का लिंक डलवा दूंगा, पढ़ लेना वहां पे कितने टाइप के एमसीक्यू आएंगे। तो आपका जो पेपर होगा 40 मार्क्स का टर्म 1 में, उसमें 3 टाइप के एमसीक्यू आएंगे। ध्यान से सुनना। पहला सबसे सिंपल वाला टाइप, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन पता कर लो सर। सबसे सिंपल वाला टाइप हो गया एमसीक्यू का। अब दूसरा एमसीक्यू का टाइप हो गया केस बेस्ड टाइप। अब आपका जो पिछला वाला बैच था उसने पहली बार केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन देखा था, और यहां पे मैंने भी केस बेस्ड स्टडी के बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए केस बेस्ड स्टडी बाय प्रिंस सर, आपको मिल जाएगा सर। वहां पे कुछ लेक्चर्स को देखिए, तो केस बेस्ड में एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं वहां पे आपको पता चलेगा। कहानी कुछ ऐसी होती है, एक सिचुएशन दी जाती है, एक छोटी सी कहानी बता दी जाती है पैराग्राफ में, ठीक है। अब उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 3 सवाल 4 सवाल पूछ देगा, और वो सवाल आपस में कई बार कनेक्टेड होते हैं सर। तो ये होता है आपका केस बेस्ड एमसीक्यू। अगेन हर सवाल के लिए ऑप्शन वहां पे भी होंगे, लेकिन फर्क ये होता है कि उस कहानी के बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। कहानी समझ गए, 4 सवालों या 5 सवाल जो भी केस पे आते हैं वो आप बना दोगे। इसलिए कह रहा हूं यूट्यूब पे सर्च कर लेना इस वीडियो के बाद, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। आपको कुछ सैंपल मिल जाएंगे, मेरे वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आते हैं केस बेस्ड के एमसीक्यू। क्लियर हो गया? और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यू, इसके बारे में भी देखो यहां पे बोला जा रहा है, असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यू। अब असर्शन रीजन, जब मैं आपका एमसीक्यू का लेक्चर, अभी कुछ दिनों में ही एमसीक्यू का लेक्चर पहला मैं लॉन्च करूंगा, वहां पे मैंने बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन लिए हैं, वहां पे आप और अच्छे से समझोगे। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक स्टेटमेंट लिखा होता है सर, उसको असर्शन कहते हैं। एक और उसके नीचे स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको रीजन कहते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दे देता है ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए,
assertion is true, reason is also true, but reason is not the complete explanation of assertion. Option number 2, assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of assertion. Option number 3, assertion is true, reason is false. Option number 4, assertion is false, reason is true. तो assertion reason के इस टाइप के MCQ के सवाल बनते हैं सर। चिंता मत करो, जब लेक्चर आएगा MCQ का, वहां पे इस टाइप के सवाल मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, वहां पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अभी दिमाग में बैठा लेना, इन 3 टाइप के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां जो भी बात बोल रहा हूं वो मैथ से रिलेटेड बोल रहा हूं कि आपके मैथ्स का पेपर टर्म 1 में MCQ के फॉर्मेट में कैसा कैसा रहेगा। और यही पैटर्न जो मुझे पर्सनली लगता है साइंस के लिए भी है। तो ये मैथ वाला पैटर्न तो फिलहाल याद रखना, साइंस वाले का साइंस के टीचर ने आपको बताया होगा, आप उन वीडियो को देख लेना, अगेन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो किस किस टाइप के MCQ मिलेंगे ये आपको समझ में आ गया। तो ये सोच के मत रखना कि सारे बिल्कुल सिंपल वाले MCQ रहेंगे, तीनों वैरायटी आपको मिलने वाली है सर, CBSE ने साफ बता दिया है। क्लियर हो गया? और जब सैंपल पेपर आएगा तो आपको और श्योर हो जाएगा कि कौन कौन सी वैरायटी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे की कहानी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब अगेन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा टर्म 1 और टर्म 2 के कॉम्बिनेशन से, उसमें आपका जो मार्क्स देने का पैटर्न रहेगा सर, वो ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेडिंग पैटर्न। जो सबसे टॉप के स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे A1 ग्रेड, उससे नीचे वाले A2 ग्रेड, फिर B1, B2, C1, C2, D1, D2, इस तरीके से। और ये ग्रेडिंग पैटर्न कैसा रहेगा ये भी थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में क्लास 10th के लिए मान लो यहां पे कुछ 360 बच्चे हैं, 360 बच्चे आपके स्कूल में अलग अलग सेक्शन को मिला के हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है सर? अब 360 में से टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर मान लो 320 बच्चे पास करते हैं। कितने? 320 बच्चे पास करते हैं, इतने पास करते हैं। अब ये जो रूल कह रहा है इसके हिसाब से समझिएगा, टॉप 1/8 ऑफ द पास कैंडिडेट्स जिनको A1 ग्रेड मिलेगा, यानी कि इसका आप 1/8 निकालिए, इतने पास हुए हैं, इसका 1/8 निकालिए सर, तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, यानी कि 40 स्टूडेंट। यानी कि सर ये जो 320 बच्चे पास हुए हैं, इसमें से जो टॉप के 40 स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि ऊपर से जो 40 स्टूडेंट रहेंगे पास में से सर, जिनको ज्यादा नंबर आए हैं, इन 40 स्टूडेंट को A1 ग्रेड मिलेगा सर। ऐसे आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अगेन इसी तरीके से जो नीचे वाले, इसके जस्ट नीचे वाले 40 स्टूडेंट रहेंगे जो इनसे थोड़े कम नंबर वाले हैं, उनको A2 ग्रेड, उसके नीचे के 40 को B1 ग्रेड, फिर उसके नीचे वाले को B2, ऐसे करके कहानी चलेगी सर। तो यहां पे कैसे आपका फाइनल रिजल्ट ग्रेडिंग में प्रिपेयर किया जाएगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे की कहानी के आगे ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, लेकिन इन चीजों को प्लान करना, सही से समझाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और YouTube पे ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने समझाया वैसे वीडियो नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। सबने बस बता दिया ये सिलेबस है, ये कट गया है, ये आ रहा है। अरे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? अच्छे से कहानी समझना जरूरी है। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कहानी आपकी क्लियर जरूर कर दूंगा। अब आते हैं मुद्दे पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो कुल मिला के सर यही 7 यूनिट है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें पढ़ने हैं। अब देखो टर्म 1 पे अभी मैं बात कर रहा हूं, तो 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा MCQ फॉर्मेट में टर्म 1 का। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो आपका जो नंबर सिस्टम यूनिट है, इससे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। टर्म 1, सब कुछ टर्म 1 के लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपका जो अलजेब्रा वाला यूनिट है, इससे कुल मिला के 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला यूनिट है, उससे 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री वाला जो यूनिट है उससे 6 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो यूनिट है उससे 5 मार्क्स का। मेंसुरेशन वाले यूनिट से 4 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट से 3 मार्क्स का। सारे मार्क्स को जोड़ोगे 40 मार्क्स बन गए, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, कुल मिला के 50 बन गए सर। तो किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और अच्छा डिवीजन है, पूरा चैप्टर वाइज भी मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड किया है, उसको समझना यहां पे कि चैप्टर वाइज, ये तो यूनिट वाइज था। 7 यूनिट में कुल मिला के मैथ में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर? कुल मिला के हमें 7 यूनिट में 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अब देखो चैप्टर वाइज क्या क्या चैप्टर आ रहा है, कितने मार्क्स में आ रहा है वो देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखो यहां पे, अब इसको बड़े ध्यान से देखना, नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो नंबर सिस्टम से रियल नंबर आ रहा है सर एग्जाम में, नंबर सिस्टम से रियल नंबर आ रहा है और 6 मार्क्स में आ रहा है।
अब हमने जो पैटर्न डिसाइड किया, हमने क्या पैटर्न डिसाइड किया कि प्रिंस सर को लगता है 40 सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, हर एक सवाल 1 मार्क्स का होगा, ऐसा प्रिंस सर को लगता है। तो प्रिंस सर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके चैप्टर रियल नंबर में से 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कुल मिला के 6 नंबर हो गए। अब देखो एल्जेब्रा, एल्जेब्रा से टर्म 1 में पॉलिनोमियल्स आ रहा है, ठीक है, और सर के पैटर्न के हिसाब से पॉलिनोमियल से 5 सवाल पूछे जाने चाहिए, हर सवाल 1 मार्क्स का, कुल मिला के 5 मार्क्स का आपका पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। और क्या आ रहा है सर टर्म 1 में? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ रहा है सर, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है। और इस चैप्टर से भी आपके टर्म 1 में एमसीक्यू के पेपर में 5 मार्क्स के सवाल, यानी कि 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां पे समझिएगा, रियल नंबर से 6 सवाल 6 मार्क्स हो गए, पॉलिनोमियल से टर्म 1 में 5 सवाल 5 मार्क्स हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 5 सवाल 5 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से 6 सवाल 6 मार्क्स सर। इसके बाद ट्रायंगल वाला चैप्टर, ट्रायंगल वाला चैप्टर से जो कि ज्योमेट्री में आता है सर, इससे 6 सवाल 6 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है 5 सवाल 5 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है, यह भी टर्म 1 में आ रहा है सर, 4 सवाल 4 मार्क्स। और फाइनली बिल्कुल आखिरी वाला चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 3 सवाल 3 मार्क्स, सारे मार्क्स को गिन लीजिए, 40 मार्क्स। तो यूनिट वाइज डिवीजन भी मैंने आपको समझा दिया, और यहां पे चैप्टर वाइज गिन लो, यहां पे एक चैप्टर 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर, यही 8 चैप्टर आपके टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं। और इनमें से मैंने आप लोगों का क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है, ये कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है सर, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है, ये भी रिवीजन लेक्चर में कंप्लीटेड है सर, ये भी कंप्लीटेड है, यानी कुल मिला के ये 2 चैप्टर आपको थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है, जो कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा सर। और इन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू भी बहुत तगड़े लेक्चर आने वाले हैं, उन एमसीक्यू सीरीज के कोई भी बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी रही, बिल्कुल गारंटी लेके बोलता हूं। जितने एमसीक्यू हर चैप्टर के लिए दूंगा उतने पढ़ के चले जाओगे, एग्जाम में फोड़ के आओगे, हर सवाल बना के आओगे, चाहे कितना भी टफ सवाल दे दे सर। क्लियर हो गया? कहानी समझ में आ गई कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर, कितने मार्क्स में कितने सवाल आ सकते हैं, सब यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया? आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है सर, अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे पहले इसको इरेज कर लेते हैं सर, इसको हटा दिया। अब ये देखो आगे की स्लाइड। अब इंटरनल असेसमेंट के बारे में आपको बता दिया कि ये 10 नंबर कैसे कैसे बटे हैं, कैसे कैसे आपको ये 10 नंबर मिलेंगे, ये समझा दिया था सर ऑलरेडी। अब देखो आगे क्या है, अब मुद्दे पे आते हैं। तो टर्म 1 के सिलेबस में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक पे सवाल आएंगे, कौन कौन से टॉपिक पे सवाल नहीं आएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये सोच रहे हो सर कि क्लास 10th के बाद आपको क्लास 11 12th में पीसीएम की स्ट्रीम लेनी है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, मैथ्स लेके पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ पढ़ना, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत चलना। क्योंकि अगर आप ऐसा ब्लंडर करोगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। जब आप 11th में जाओगे तो जो 11th का टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहा होगा वो कहेगा कि देखो बाबू लोग, तुम लोगों ने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसको ये आपको आता होगा, ये आप खुद से पढ़ लेना। अब आप लोग सर को कहोगे सर क्लास 10th में हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया था, हमने ये नहीं पढ़ा है, कृपया करके आप पढ़ा दीजिए। और सर बोलेंगे नहीं पढ़ा सकता, सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा है क्लास 11th का, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। तो प्रॉब्लम क्या हुई समझ में आई? आनी चाहिए। अगर आप लोगों को क्लास 11 12th में साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना है, पीसीएम लेके पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को थर्डली ये सजेस्ट करूंगा कि साइंस और मैथ के सिलेबस में कुछ भी छोड़ना मत, सब कुछ पढ़ के जाना, क्योंकि अल्टीमेटली आगे तो काम आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। हां, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आगे जाके मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हो, वो तो चाहते हैं कि यार कम से कम मैथ्स पढ़ना हो, तो उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ध्यान से यहां पे कहानी को समझिएगा, क्या टॉपिक आ रहे हैं, क्या टॉपिक 2021 2022 बैच के बच्चों के लिए हटा दिए गए। सबसे पहले सर हमारा यूनिट नंबर सिस्टम से रियल नंबर आ रहा है, जैसा कि हमने देख लिया था टर्म 1 में।
और देखो रियल नंबर में देखा जाए ना तो कुल मिला के आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है सब आ रहे हैं इन दोनों को छोड़ के। किसे किसे छोड़ के सर? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एमसीक्यू आपको नहीं मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एमसीक्यू आपको नहीं मिलेंगे। अगेन, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, इस टॉपिक से भी रिलेटेड एमसीक्यू आपको नहीं मिलेंगे। ये टॉपिक क्या है सर? तो याद करिए, हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, हमें एक ऐसी एक्सरसाइज देखनी थी जहां पर हमें यह प्रूफ करना रहता है, प्रूफ दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है सर कि कभी भी एमसीक्यू में प्रूफ दैट के सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से ये वाला भी टॉपिक नहीं आ रहा है रियल नंबर से। तो मार्क कर लीजिए कि रियल नंबर से जो भी एमसीक्यू आएंगे सर वो ना ही यूक्लिड डिवीजन लेमा से मिलेंगे, ना ही रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर से आपको मिलने वाले हैं। बाकी सब कुछ आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है। फटाफट इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगेन इस बात को मैं फोकस करके कहूंगा कि अगर आप लोगों को 11th 12th में जाके साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना है या फिर आप आगे जाके कोई ऐसा कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो जैसे कि बैंक का पेपर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इस टाइप के पेपर अगर आगे जाके देना चाहते हो लाइफ में सर, तो वहां पे भी 9th 10th के मैथ्स का सिलेबस पूछा जाता है। अब यहां नहीं पढ़ के जाओगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे जहां पे मैथ्स आती है या आगे जाके पीसीएम लेना है, उनको मेरा सजेशन रहेगा इन टॉपिक्स पे ध्यान मत देना, तुम तो सब पढ़ के जाना, अल्टीमेटली काम आएगा सर। ये बात सभी को समझ में आई? हाँ, जो ऐसे हैं जो कि मैथ से आगे जाके दूर रहने वाले हैं हर तरीके से, तो वो इन टॉपिक्स को छोड़ के पढ़ सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं मिलने वाले। सभी ने नोट कर लिया ये? अब अगेन आपको एक बात समझनी है कि देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए सर, इस कंसेप्ट को समझने के बाद ही आगे के कंसेप्ट समझ में आते हैं। यानी कि ये की कंसेप्ट है जो कि बाकी कंसेप्ट से कई बार कनेक्ट होता है। तो अगर आप इन चीजों को छोड़ के पढ़ोगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे। आपको मैंने यहां पे बता दिया कि किस कैटेगरी को किस तरीके से पढ़ना है। तो जो भी ये सपना रखते हैं कि सरकारी एग्जाम निकालना है जिसमें मैथ आती है, क्योंकि मैथ जब आती है सरकारी एग्जाम के पेपर में तो 9th 10th की मैथ आती है, ये चीज दिमाग में रखना सर। या फिर आपका ये सपना है कि आगे जाके पीसीएम स्ट्रीम लेना है, किसी अच्छे साइंटिस्ट के एग्जाम को या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम को क्लियर करना है, अगेन आपको उस हिसाब से पूरा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो ऐसे स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल दूर रहने वाले आगे जाके मैथ से, जैसे मान लो आगे जाके आप ह्यूमैनिटीज लेने वाले हो, बिल्कुल आपका मैथ से दूर दूर तक आगे नाता नहीं रहने वाला है, उस सिचुएशन में आप इन टॉपिक्स को छोड़ के पढ़ सकते हो क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं सर। तो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है समझ गए? अब देखो नेक्स्ट चैप्टर की कहानी क्या है। तो यहां पे अगर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चले सर, तो पॉलिनोमियल आ रहा है सर, अलजेब्रा से हमें पता था। अब देखो क्या नहीं आ रहा है, ध्यान से समझना। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको ऑलरेडी पता है सर, इस टॉपिक के सवाल काफी बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं सॉल्व करने में। तो इस टॉपिक पे बेस्ड भी एमसीक्यू आपको अपने टर्म 1 में नहीं मिलने वाला है, बाकी सब कुछ आ रहा है। यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ये है क्या नहीं आ रहा है, यहां पे है क्या क्या आ रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया सर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ये रहा सर हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि अगेन अलजेब्रा के अंदर आता है। ये चैप्टर भी टर्म 1 में आ रहा है। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आ रहा है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है यार, एमसीक्यू का सवाल कैसे सॉल्व किया है तुमने, ये कोई नहीं पूछेगा, जवाब सही होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? एक एमसीक्यू के सवाल को तुमने किस मेथड से सॉल्व किया, ये कोई नहीं पूछने वाला है। अल्टीमेटली आपका आंसर सही होना चाहिए। तो मेथड मायने रखता है नहीं रखता है, लेकिन ये एक अच्छा मेथड है, इसको सीख के रहिएगा। क्लियर हो गया सर? तो अगर यहां पे सिलेबस हिसाब से बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे बेस्ड आपको एमसीक्यू के कोई भी सवाल टर्म 1 में नहीं मिलेंगे। ये डिलीट हो गया है 2021 2022 के बैच से, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बाकी सब कुछ आ रहा है सर इस चैप्टर से। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये रहा सर नेक्स्ट की कहानी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला यूनिट, जिसमें हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इससे डिलीट क्या हुआ है सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक हटा दिया गया है आप लोगों के बैच के लिए। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको इस चैप्टर से नहीं मिलने वाला है। इस चीज को नोट डाउन कर लो।
लेकिन अगर आगे मैथ्स पढ़ना है भैया, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये तो मैंने शुरुआत में बोल दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। यहां पे देख लो तो ज्योमेट्री से ट्रायंगल आ रहा है, नो रिडक्शन। ट्रायंगल सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 10th का, बच्चों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आप मेरे से पढ़ के देखो, आपको हर चैप्टर में मजा आएगा सर। तो ट्रायंगल से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ आ रहा है, समझ गए? ट्रायंगल में सब कुछ आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ये ट्रायंगल की कहानी थी। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये टर्म 2 में पूछा जाएगा। टर्म 1 में सिर्फ मेन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा रहा है सर, क्लियर? अब देखो क्या डिलीटेड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कंसेप्ट, इस पे जो भी सवाल बन सकते हैं सर, ये आपके एमसीक्यू में नहीं पूछे जाएंगे टर्म 1 में, ये आपके बैच के लिए डिलीटेड है, फटाफट नोट डाउन कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा है सर ट्रिग्नोमेट्री में, इस टाइप के सवाल आपके बैच में एमसीक्यू में नहीं पूछे जाएंगे, क्लियर है? आगे चलते हैं सर, आगे कहानी देखते हैं। अब आगे सर मेंसुरेशन से टर्म 1 में पूछा जा रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और यहां से क्या डिलीटेड है? तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हम निकालते हैं ना, एरिया ऑफ सेगमेंट में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 60 डिग्री 90 डिग्री वाले सवाल हैं, 120 डिग्री वाला भी सवाल आपको मिलेगा, लेकिन इस टाइप के 120 डिग्री वाले एरिया ऑफ सेगमेंट के सवाल आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में टर्म 1 में नहीं पूछे जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं सर, ये रहा यहां पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। देखो चैप्टर ही नेक्स्ट नहीं हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा यहां पे। हाँ, अब ये हो गया आखिरी और 8वां चैप्टर जो कि टर्म 1 में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी। अगेन नो रिडक्शन, प्रोबेबिलिटी में भी सब कुछ आ रहा है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया, कुछ भी काटा पीटा नहीं गया सर, पूरी प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्लियर हो गया सर? तो इसके साथ हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया अपने मैथ्स के सिलेबस को, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके दिमाग में जो डाउटों का बवंडर होगा ना, वो मैंने फोड़ दिया होगा, वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं एज टीचर और स्टूडेंट, आप लोग मिलके क्या करेंगे सर? हम लोग मिलकर बिल्कुल धमाका मचाएंगे, बिल्कुल फोड़ना है। मतलब हमारा जो टर्म 1 का पेपर होने वाला है, उसमें 40 में 40 मार्क्स फोड़ना है सर, समझ गए? ये याद रखना है आपको। तो यहां पे मैग्नेट बेस जो हमारा चैनल है, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, और हर चैप्टर के लेक्चर्स, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स, बिल्कुल किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक के हर क्लास के हर सब्जेक्ट के लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं सर। तो उनको यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड, बहुत तगड़े टीचर्स आपको पढ़ाने वाले, आपको बहुत मजा आएगा। और उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक हिस्सा हूं, मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाता हूं, 9th में मैथ्स पढ़ाइए, 10th में पढ़ा रहा हूं, 11th में भी एक हद तक पढ़ा दिया है, थोड़ा सा सिलेबस और बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेंगे सर, क्लियर है? और कहानी देख लेते हैं क्या है आगे सर। अब अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी है। तो देखो magnetbrains.com, अब जैसे ही सर्च करोगे सर गूगल पे magnetbrains.com, इस तरीके से एक वेबसाइट खुलेगी, और यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे सर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब सब कुछ फ्री है। आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए कोई पैसा नहीं देना है, आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से पढ़ सकते हो सर। और बिल्कुल किंडरगार्टन, मतलब जहां से हम पढ़ना सीखते हैं, वहां से लेकर 12वीं तक के हर एक कोर्स के अच्छे तगड़े टीचर्स हैं, और उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है। इन लेक्चर्स को जरूर यूटिलाइज करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम सारे टीचर्स मिलकर आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी ला रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज दे दी ऑलरेडी, मेरी मैथ्स की बहुत जल्दी आ जाएगी, कुछ ही दिनों में, निश्चिंत रहिए। उसी को थोड़ा सा बनाने में मैं बिजी था, इसलिए कुछ टाइम से लेक्चर नहीं आ रहे थे, क्लियर हो गया सर? तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से साइट खुल जाएगी, नीचे आप देख पा रहे होगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, नीचे आप यहां पे देख पा रहे होगे सर कि क्लास 12th 11th जो भी क्लास के आप सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आगे क्या होगा, तो आगे इस तरीके से खुल जाएगा सर कि जैसे ये सलोनी मैडम, इन्होंने मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फोकस करके पढ़ाया है। ये हो रहा मैं, चेहरा देखो मैच हो रहा है, चेहरा देखो मैच करके मैच हो रहा होगा। तो ये है प्रिंस सर, इन्होंने क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाई। अब देखो मैंने मैथ्स कैसे पढ़ाई मैं पहले ही बता देता हूं। मैंने किसी एक बुक को टारगेट नहीं किया है, मैंने अपना कंटेंट इस तरीके से पढ़ाया है कि आपका आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड कॉम्पिटिशंस, यानी पांचों एस्पेक्ट को मैंने हर एक चैप्टर में कवर किया है। यानी अगर आप मेरे लेक्चर सुन लेते हो तो आप इन चैप्टर्स के किसी भी बुक के सवाल को बड़ी आसानी से धुएं में उड़ा दोगे सर। तो इस तरीके से यहां पे देखो चांदनी मैम है जो आप लोग को इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो बहुत सारे टीचर्स, शिप्रा मैम है बायो पढ़ाती हैं,
क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कहानी। तो यहां पे जैसे मान लो मैथ्स आपको देखनी है, मैथ्स पे गए, वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी। कैसी होगी सर कहानी? तो कहानी कुछ ऐसी खुलेगी, यहां पे मेरा फोटो आपको दिख जाएगा, यहां पे आपको बोल दिया गया है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और यहां से इस तरीके से चैप्टर खुल जाएंगे। जैसे रियल नंबर में कुल मिला के 89 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, हर लेक्चर लाइन से सीक्वेंस में लगा है। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, लेक्चर चालू हो जाएंगे। हर लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई लेक्चर थोड़ा बड़ा लगता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस लेक्चर को मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखो, क्लैरिटी मिलेगी। कहानी समझ में आई? आनी चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लीजिए कि किसी लेक्चर को चलाओगे तो इस तरीके से लेक्चर चल जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब फाइनली आ जाते हैं मेन चीज पे। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ही काम करता है, ताकि आप लोग बिना पैसे दिए हुए क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर पाओ। यही टारगेट है हमारे ओनर्स का, हमारे चैनल के ओनर्स का, और हर टीचर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस चीज में देने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। अब ये तो मैंने आपको वेबसाइट की कहानी बता दी। हमारा YouTube चैनल भी, आप हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च कर लीजिएगा YouTube पे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वहां पे प्रॉपर वे में आपको दिख जाएगा क्या क्या वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट क्या क्या बनी है हर क्लास की। वहां पे बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी वे में ढूंढ सकते हो। वहां पे मेल आईडीज है, मेल आईडी पे आप अपनी कोई डाउट, कोई क्वेरी पूछ सकते हो, जिसको रिप्लाई कर दिया जाता है तुरंत, बहुत जल्दी। अगेन, अगर आपको किसी वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पे कोई डाउट है, आप उस लेक्चर में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मेरी आईडी से मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं, या फिर कंपनी का आईडी से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए सब कुछ बोर्ड एग्जाम में प्लान्ड है, तो आप लोगों को बस मेहनत करनी है हमारे गाइडेंस के थ्रू। तो मैथ्स में भी एमसीक्यू लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे तैयार करूंगा कि फोड़ क्या होगा एमसीक्यू में, एक सवाल में छूटने नहीं दूंगा, गारंटी, एक सवाल छूटने नहीं दूंगा। तो इसके साथ कहानी को एंड करते, उम्मीद करूंगा ये पूरे सेशन से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि हमारा ये जो 21-22 का बैच होने वाला है उसमें मैथ्स की कहानी कैसे रहने वाली है। तो यहां पे अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। तो यहां पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।